दुनिया की सभी सभ्यताओं में प्रलय की एक कहानी है। और जब प्रलय होती है तो उससे पहले कोई एक विभूति होती है। वो धरती पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितने तरह के सीड्स हैं, वो उन सब चीज़ों को प्रिजर्व करता है। भारत में मनु उस काम को करते हैं और एक बड़ी सी नाव में सब तरह के बीज, सब तरह के पशु पक्षी सबको वो ले लेते हैं। और जाकर जब धरती पर पानी बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते पानी जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उनकी नाव आखिरकार भारत में एक पहाड़ की चोटी के साथ लगती है। और जहाँ वो लगती है उसे मनाली कहते हैं, जो हिमाचल में है। वहीं पर मनु का मंदिर भी है। खैर, मैं ये कहानी आपको सुनाया इसलिए कि आज हम स्मार्ट खेती को लेकर के पूसा में हैं। और जो हम बात करने जा रहे हैं वो यहाँ के बीजों के जो संरक्षण है, उनका जो प्रिजर्वेशन है, उस पर करने जा रहे हैं। यहाँ पर दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जो सीड बैंक है, उस सीड बैंक को लेकर के आज हम बात करने जा रहे हैं, जो -20 डिग्री टेम्परेचर पर उसके भीतर 4,70,000 से ज्यादा बीज सुरक्षित हैं। मतलब अगर प्रलय हो भी जाए, अगर कोई युद्ध हो जाए, अगर कोई आपदा आ जाए, ऐसे सारी अवस्थाओं के लिए ये जीन बैंक भारत की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। नेशनल जीन बैंक जो है ये जो 1990 के दशक में आईसीआर ने एनबीपीजीआर में इसको बनाया है। इस जीन बैंक का जो उद्देश्य है, जितने भी हम विविधता है, हमारे जितने भी फसल है, उसकी जितने भी विविधता है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसको हम यहाँ ला के उसको संरक्षण करते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि ये सीड खराब नहीं होगा। हम इस सीड को 100 साल तक हम संरक्षण करके रख सकते हैं। इससे जो भारत के फूड सिक्योरिटी है, उसको हम इंश्योर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर सीड में कुछ ना कुछ अच्छे गुण होते हैं। सारे सीड आपको अच्छे पैदावार हो सकता ना दें, लेकिन हर सीड में कुछ ना कुछ एक अच्छे गुण होता है। तो जो ब्रीडर होते हैं वो अच्छे गुण को सम्मिलित करके एक अच्छे वैरायटी निकालते हैं। तो ये भारत के विभिन्न जगह में ये बीज मिलता है, किसानों के खेत में होता है। तो एनबीपीजीआर का काम होता है, इसको हम ला के कलेक्शन करके इस सीड जीन बैंक में हम रखते हैं। ये नेशनल जीन बैंक में हम 4,70,000 से ज़्यादा किस्में रखे हैं। और विश्व का ये दूसरा नंबर पे आता है, सेकंड लार्जेस्ट जीन बैंक है। अमेरिका के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है। और इसको हम स्विफ्टी डुप्लीकेट भी बनाने की हमारी योजनाएं हैं। जो 4,70,000 बीज इसके भीतर सुरक्षित हैं, अगर कभी ये किसी तरह का इसको अगर आँच आती है तो साइड बाय साइड एक और जीन बैंक इसी का रेप्लिका बनाने की तैयारी जो है वो भी शुरू हो चुकी है। खास तौर पर उसे बनाने की तैयारी किसी पहाड़ी या बर्फीले क्षेत्र में ही होगी, ताकि लाइट का खर्च और बाकी खर्चे भी बच सकें और नेचुरल तरीके से वो बीज सुरक्षित रह सकें। मैं इसमें डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहूँगा। मान लिया इस जीन बैंक को 50 साल हो गए हैं, आपने कहा कि 100 साल के आसपास इसकी उम्र हो सकती है बीज की, और 50 साल बाद 100 साल हो जाएंगे, तो ये जो 4,70,000 वैरायटीज हैं, क्या आप इनको वापस फील्ड से ला सकेंगे सभी को? नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, हमारा एक परिबद्ध योजना की तरफ हम इसको करते हैं। ये जो 4,70,000 है, हम क्या करते हैं, इसको बीच बीच में निकाल के इसको हम बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको दोबारा उसके अंदर डालते हैं। तो हमारा ये रेगुलर एक्टिविटीज़ है। ये नियमित हिसाब से हम इसको हर साल कुछ बीज निकालते हैं, उसका संख्या बढ़ाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसको वापस जीन बैंक में रखते हैं। ऐसे हम इसको हर सीड को, हर एक्सेसन को, जिसको हम एक्सेसन बोलते हैं, हर किस्म को, उसको हम उसकी लाइफ को बढ़ाते हैं। कुछ इसकी ब्रांचेस भी पूरे देश के अंदर आपने रखी हैं? हमारे इस संस्थान के रीजनल सेंटर से, इसके अलावा जो आईसीआर के 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स है, उसमें कई सारे क्रॉप बेस्ड इंस्टीट्यूट है।
जैसे आप बनारस में वेजिटेबल का इंस्टीट्यूट है, कटक में राइस का इंस्टीट्यूट है, व्हीट का इंस्टीट्यूट है, तो ऐसे हर तरह तरह के जो क्रॉप्स है, फसल है, उसके अलग अलग इंस्टीट्यूट से संस्थान हैं। तो उस संस्थान में भी उनके एक मिनी सीड जीन बैंक है, जिसमें उस संस्थान के रेलिवेंट जो है, उस संस्थान के संदर्भ में जो क्रॉप्स है, जो फसल है, वो उसकी जीन बैंक वहाँ पे है। तो जब किसी ब्रीडर है, कोई किसान कोई सीड मांगता है, कोई बीज मांगता है, तो वहाँ से उसको वो सीड मिल जाता है। तो हमारे साथ वो नेटवर्क में है, तो हम उनको भी उन संस्थानों को भी हम सीड देते हैं, ताकि उसको वो मल्टीप्लाई करके आगे वो ब्रीडर और किसान तक पहुंचा सके। मूल रूप से बात यह है कि कोई भी वैरायटी, जितने भी अच्छे अच्छे किस्म किसान के खेत में है, उसका जो पूर्वज है या जहाँ से वो निकला है, जिसको हम पेरेंटल लाइन्स कहते हैं, कहीं ना कहीं वो इस जीन बैंक से या इस जर्म प्लाज्म से वो निकला है। इस पूरे के पूरे एरिया में जो जितने भी आप इस तरह के जो किसान हैं उनको आप देखेंगे, ये वो किसान हैं जो इस तरह के नेचुरल सीड्स को अभी भी विरासत के तौर पर उगा रहे हैं, संजो रहे हैं। और मैं उड़ीसा की जो इसी तरह की एक नेचुरल सीड्स को प्रिजर्व करने वाली जो हमारे साथ किसान हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो अपने खेतों में कितनी तरह के बीजों को क्रॉप्स को बोती हैं, उगाती हैं और उनके सीड्स का सिलेक्शन करती हैं, कलेक्शन करती हैं और उनको अपने यहाँ पर रखती हैं। हम सब ये रागी का और पेटी का सब मेरी ज़मीन में सब एक एक का वेराइटी चूज करता है। कितनी वैरायटीज हैं? और मांडिया वेराइटी है, रागी का वेराइटी 40 प्रकार, और डेमो के लिए 170 प्रकार रागी का, 140 प्रकार पेटी का, डेमो के लिए और उड़िया क्वेश्चन। जो उड़िया की महिला किसान हैं और अवार्ड विनर भी हैं, 10 लाख रुपए का अवार्ड जो है उनको ये जो उनका सीड का सिलेक्शन है, कलेक्शन है, इसको लेकर के मिला है। और डॉक्टर महापात्रा से मैं ये भी साथ के साथ जानना चाहूँगा कि उन्होंने कुल मिलाकर के उड़िया में क्या कहा है हमारे सभी दर्शकों के लिए। 4 मांडिया के जो लैंड रेसेस है, वहाँ के जो 4 मिलेट के वैरायटीज़ है, उसको वो रखे थे अपने पास, क्योंकि वो अपने जनरेशन से, पुराने ज़माने से उसको उगा रहे थे। तो उनको वहाँ पे MS स्वामीनाथन फंड, कुछ NGOs की MS स्वामीनाथन फंड उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई आप बाकी चीज़ को क्यों नहीं रख रहे हो, क्योंकि उसको लोकल डिमांड है, लोग उसको चाह रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ से शुरू किया। तो 1 से 40 किस्म के जो धान है, उसको उन्होंने वहाँ लोकलिटी से संग्रह किया, उसको उन्होंने कंजर्व किया। फिर 40 किस्म की मिलेट है, उसको उन्होंने कलेक्ट किया, उसको उन्होंने कंजर्व किया। तो उनको कुछ स्वामीनाथन फाउंडेशन ने कुछ हेल्प किया, तो उससे उन्होंने उसको सीड को कैसे कंजर्व करेंगे हाउस होल्ड लेवल में, उसको सीखा। उन्होंने एक सीड बैंक बनाया। जो मिलेट है, उन्होंने 140 किसानों को उन्होंने दिया उनके खेत में ग्रो करने के लिए। जो आप ये देखते हैं वो सब हाइब्रिड भी इन्हीं से निकलता है। मतलब आधार यही है, ज़मीन यही है, यहीं से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ये जो जीन है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये इस नेचर से हमें मूल रूप में मिले हैं, इसलिए अपने मूल को संभाल कर रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु के अलग अलग वैरायटी के जो बनानाज हैं, केला है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। सब तरह के सीड्स वहाँ मिलेंगे, वेजिटेबल्स आपको मिलेंगी। और आप देखते जाइए इस पूरे पंडाल में ऐसे अवार्ड विनर कई सारे फार्मर्स थे जिनके यहाँ पर इस तरह की सारी चीज़ें मिली। यहाँ बिहार में लीची पर क्या काम हो रहा है, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। अलग अलग तरह की सारी वैरायटीज़ यहाँ पर मिलेंगी और जो वो नेचुरल सीड्स हैं उनको संजोकर रखने की जो पूरी की पूरी उसके लिए समर्पण के साथ जो काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनको लाभ की शायद ज़्यादा चिंता नहीं रही है, वो सब लोग वो सारे काम कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल का काउंटर है और यहाँ पर जो महिला किसान हैं उन्होंने कितनी तरह की जो वैरायटीज़ हैं, ये ब्लैक राइस है,
और देखिए मजे की बात यह है, ये मोदी राइस भी है इधर, ठीक है। तो यहाँ सब तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। मैं आपको एक छोटी सी बच्ची से आपको मिलवाता हूं। और ये सामने जो आपको छोटी छोटी जो ये पैकिंग देख रहे हैं आप, ये राइस की अलग अलग वैरायटीज की पैकिंग है और कुछ और भी चीजों की शायद हैं। मैं पैडी और फिंगर मिलेट कलेक्ट की हूँ। पैडी मेरे पास 145 लैंड ड्रेसेस है और फिंगर मिलेट मेरे पास 78 लैंड ड्रेसेस है। ये कलेक्शन करने का, सिलेक्शन करने का जो शौक है, ठीक है, ये इंटरेस्ट आपको कैसे आया? मैं हमारे ब्लॉग के जो कमला पुजारी है, पद्मश्री कमला पुजारी है, उनसे मैं इंस्पायर होके ये कलेक्शन कर रही हूँ। मैं भी है, आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के बहुत सारे न्यूज़ और कटिंग भी यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये वो कहानी है जो एक तरह से आपको ये बताती है कि जो हमारा मूल है, जो हमारा फोकस जिस चीज़ पर होना चाहिए, वो हमारे नेचुरल बीज भी हैं और उन बीजों को बचाना, उनकी वैल्यू एडिशन करना, उनका सम्मान करना, क्योंकि वही बीज हैं जो आपको हाइब्रिड तक ले जाते हैं, जो आपके प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं और उसके गुण को, उसकी क्वालिटी को भी बढ़ाते हैं। कहते हैं संगठन में शक्ति होती है। CSIR निस्पर ने किसान सभा के नाम से जो एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया, इनोवेट किया, वो एप्लीकेशन किसानों को एक मंच पर लाने और उन्हें उस सारी तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें मुहैया कराने का मंच प्रदान करता है। साथ में दिल्ली IIT का जो उन्नत भारत अभियान है वो उसे किस तरह से सपोर्ट करता है, प्रोफेसर विवेक कुमार हमें ये बताएंगे। अभी उन्नत भारत अभियान में लगभग 3400 इंस्टीट्यूशंस हैं और हर इंस्टीट्यूशंस लगभग 5 गांवों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो यदि नेटवर्क के नाते से देखें तो लगभग 3400 इंस्टीट्यूशंस, जिसमें सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, IITs हैं, आईसर्स हैं, NITs हैं, IIMs हैं और बाकी UGC और AICTE फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, प्लस 17,000 विलेजेस। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस के स्टूडेंट्स, फैकल्टी मेंबर्स जो कि UBA की एक्टिविटी से जुड़े हैं, प्लस इतने सारे गांव। तो जब ये किसान सभा ऐप की डिसेमिनेशन की बात होगी तो हमारा जो एक लीड है, जब हम इस ऐप को इतने इंस्टीट्यूशंस और इतने गांवों के साथ मिलकर सीधा लेकर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत किसी भी काम को आरंभ करने के लिए बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमें मिलेगा। मतलब लैब टू लैंड की बातें होती रही हैं, लेकिन ये बातें जब इस तरह के आइडियाज़ के साथ, तकनीक के साथ जुड़कर, इनोवेशन के साथ जुड़कर आगे बढ़ती हैं और इसको एक सोशल और सपोर्ट भी मिलता है, तो जाहिर तौर पर ये ज़मीन तक भी उतरेगा और इसके क्या परिणाम देखने को मिले हैं। ख़ासकर उड़ीसा में बताया गया कि ये वहाँ पर काफ़ी पॉपुलर रहा है। किसानों ने इसके मदद से अपने उत्पाद को उचित जगह तक पहुंचाने में कामयाबी पाई है, उससे उन्होंने प्रॉफिट हासिल किया है। किसान सभा ऐप जो CSIR का इनोवेशन था और किसानों को डिजिटली कैसे एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, कैसे उसे डेवलप किया जाए, कब उसका विचार आया, ये सारी बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। किसान सभा ऐप का विचार जो है ये थिंकिंग लेवल पर कब शुरू हुआ और कब ये बनकर तैयार हुआ? जैसा कि आप सबको याद होगा, कभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उबेराइजेशन की बात की थी, तो उस समय CSIR के ही साइंटिस्ट थी जिन्होंने इसके बारे में सोचा और इस ऐप को तैयार किया। क्योंकि किसान 2018 के आसपास काम शुरू हुआ, तो 2020 में ये ऐप लॉन्च हुआ। तो उस समय जो समस्याएं थी, जो उस समय की स्टडी थी कि किसान जो है वो अपने सही ट्रांसपोर्ट को नहीं पिक कर पाते, अपने मंडीज़ को नहीं चूज़ कर पाते, अपने उत्पादों का सही मूल्य नहीं पा पाते। तो एक इन्फॉर्मेशन गैप सीधा सीधा दिखता था। तो IT इंडस्ट्रीज़ को यूज़ करते हुए कैसे इन्फॉर्मेशन गैप को रिड्यूस किया जाए, उस पर काम किया गया और इसी का एक फल आपको किसान सभा में मिलता है, जो आज काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। 10 लाख से ज़्यादा किसान इसमें जुड़ चुके हैं और ख़ास तौर पर उड़ीसा में जो हम कह रहे हैं कि ये सफल हुआ है, इसकी सफलता की कहानियाँ वहाँ कैसे शुरू हुई? देखिए, किसानों में जो चेंजेस लाने हैं वो एक ग्रुप में हो सकते हैं। अकेला किसान आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते इट्स गोइंग टू मेक अ बिग चेंज। तो उन्होंने जो एक ग्रुप में काम करना शुरू किया, उसमें बात ये हुई कि जो किसान सभा में ट्रांसपोर्टर्स का डेटा है,
तो ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जब किसान ग्रुप में अपना मैसेज डालते हैं कि हमारे पास इतने टन सामान हैं, ये चीज़ें हैं, हम इसको भेजना चाहते हैं, तो उन्हें ज़्यादा अच्छी लीड्स मिलती हैं। ये तेज़ी से लोगों ने डाउनलोड किया, तेज़ी से इसको यूज़ करना शुरू किया और आज की डेट में वहाँ पे अच्छा काम चल रहा है। सबसे बड़ी ज़रूरत होती है एक आइडिया को डेवलप करने की, और किसान सभा का जो ऐप है उसके जो डेवलपर की टीम थी उन्हीं में से एक सदस्य हमारे साथ हैं। जब ये कॉन्सेप्ट आया कि किसानों को अपना माल ले जाने के लिए मंडी तक किसी ना किसी वाहन की ज़रूरत है। अब वो वाहन या तो ट्रक हो सकता है या बेसिकली छोटी जो ट्रैक्टर होते हैं वो हो सकता है। अब छोटे ट्रैक्टर हाईवे पे नियरेस्ट मंडी तक तो जा सकता है, बट अगर मेरे को 100 किलोमीटर या 150-200 किलोमीटर तक की मंडी तक जाना है तो मेरे को बड़े ट्रक की रिक्वायरमेंट है। अब उस कॉन्सेप्ट को लेके आना, एक जो किसान है जो बहुत ज़्यादा डिजिटल आज की तारीख में अब होने लग गया है। ऐसा भी ट्रक हो सकता है जो जिसमें रेफ्रिजरेटर लगे। हाँ, कोल्ड रेफ्रिजरेटर व्हीकल्स, जैसे हमारी पेरिशेबल क्रॉप्स होती हैं, जैसे अब सेब चलता है, उसकी क्वालिटी हिमाचल से चलते हुए दिल्ली तक बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, जिससे कि किसान को अच्छा दाम मिल सके। अब उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए किसान तुरंत ट्रक पे एप्लीकेशन पे जाएगा और डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। उस माध्यम के लिए एक हमने एप्लीकेशन बनाया। आप जाओ, डिटेल डालो, 7 सवाल सिंपल से कि भाई कौन सा माल है, कहाँ से कहाँ तक आप लेना चाहते हो और कितना माल है। उसके बेसिस पे जो भी ट्रक अवेलेबल है वो डायरेक्ट किसान से जुड़ सकता है, रादर देन किसान को कहीं ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की एक कनेक्टिविटी हो गई, और क्या है इसके अलावा? अब इसके अलावा ट्रांसपोर्ट तो एक चीज़ हो गई। ट्रांसपोर्ट के अलावा मेरी रेट, किसान जो फसल उगा रहा है उसका सबसे बेहतरीन रेट किस मंडी में मिल रहा है। हो सकता है मेरे जो पास की मंडी है वो किसी फसल को 100 रुपये किलो के हिसाब से खरीद रही हो, और हो सकता है जो मेरी फसल है वो लगभग वहीं से 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर दूर जो मंडी है वहाँ पे वो 150 रुपये किलो के भाव से बिक रही हो। मेरा ले जाने में इतना भाड़ा नहीं लगेगा जितना मेरे को फ़ायदा हो जाएगा कि मैं दूसरी मंडी में जाके बेचूँ। सीड अवेलेबिलिटी को लेकर कुछ? किसान सभा में हमने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, अगर मैं किसान को बीच में रखूं और किसान का 360 डिग्री एनालिसिस करूं, जो भी उसे ज़रूरत है कि मेरे फर्टिलाइज़र्स हो गया, बीज हो गया, कोल्ड स्टोरेजेस हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो भी माध्यम किसान को चाहिए वो इस एप्लीकेशन के माध्यम से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, जिसमें हम FPOs बोलते हैं, हम कोल्ड स्टोरेजेस बोलते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स वाले बोलते हैं, सीड कंपनीज़ बोलते हैं। वो सब चीज़ें किसान ले सकता है यहाँ से। ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम इसमें कैसे जोड़ें, तो उसके लिए हमने एक प्लान बनाया है। आज हम एक ट्रेनिंग भी कर रहे हैं इसकी, और इसमें जो उन्नत भारत अभियान जो कि लगभग 14,000 गाँव में फैला हुआ है, तो हमारा ये उद्देश्य है कि जो किसान UBA के थ्रू जुड़े हैं उन किसानों को एक हम ट्रेनिंग दें। ये आज हमारा प्रयास है इस इवेंट को जो हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। प्लस और ज़्यादा से ज़्यादा जो चैनल पार्टनर इन्होंने बनाए हैं जो कि गाँव-गाँव जाके इसका प्रसार करते हैं, किसानों को जोड़ते हैं, तो उसको हम कैसे ईजी करें। बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सर्वोदय ने हमें अप्रोच भी किया कि जी हमारे चैनल पार्टनर्स जब गांव में जाते हैं तो उनका जाना आप किस तरह से ईजी कर सकते हैं। तो हमने जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको लेटर लिखे सो दैट कि इनकी एंट्री उन गांव में हो जाए, और जब ये किसानों को अप्रोच करें तो किसान थोड़े कन्विंस हो जाएं, क्योंकि किसी चीज़ के साथ जब सरकारी नाम जुड़ जाता है तो लोगों को थोड़ा भरोसा आने लगता है। तो वो हमने एक किया है प्रयास कि एक चैनल पार्टनर्स को हेल्प करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले के स्तर पर जो सरकारी संस्थान है जो खेती से जुड़े हुए हैं, कृषि मंत्रालय से जुड़े हुए हैं, उनको हमने लेटर लिखे हैं कि भाई ऐसे सर्वोदय इन्फोटेक हमारे पार्टनर हैं, उन्होंने एक ऐप बनाया है और वो से लोगों को जोड़ना चाहते हैं। तो उनको डाउनलोड करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसी ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो इनके चैनल पार्टनर है वो जो गाँव में जा रहे हैं, जो किसानों को जोड़ रहे हैं, उसको ईजी करने के लिए हमने अपने संस्थान के थ्रू उनकी हेल्प करने के लिए लेटर्स लिखे हैं। प्लस UBA के साथ जोड़ के हम बना रहे हैं, तो उसकी विजिबिलिटी, उसकी पब्लिसिटी हम कर रहे हैं। ये प्रयास है ताकि सबका विश्वास हासिल किया जा सके, सबका साथ लिया जा सके, ताकि सबका विकास हो सके। अब हम आए हैं स्मार्ट खेती की तीसरी कहानी की ओर, जहां CSIR निस्पर ने ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने आइडिया, इनोवेशन, एग्जीक्यूशन, इस सारे मामले में अपने आप को सफल साबित किया है। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, जिस मिलेट मूवमेंट की बात पूरी दुनिया में हो रही है, उन्होंने मिलेट से आइसक्रीम बनाना शुरू किया। किस किस मिलेट की आइसक्रीम आप बनाते हैं? सर हम ज्वार की बनाते हैं, रागी बनाते हैं, बाजरा बनाते हैं, मक्का बनाते हैं, पॉपकॉर्न। क्या बात, मतलब रागी, बाजरा, ज्वार, मक्का, 4 तरह की, और इसके अलावा यहाँ अंजीर की भी आइसक्रीम है, यहाँ पर माचा ग्रीन टी की आइसक्रीम यहाँ पर है, और ऐसे कितने फ्लेवर हैं इनके पास, ये खुद बताएंगे। सर हमारे पास काफ़ी तरह की फ्लेवर हैं। फॉर एग्जांपल पॉपकॉर्न आइसक्रीम हम बनाते हैं, कैरमलाइज पॉपकॉर्न है, नॉर्मल पॉपकॉर्न है, कैरमलाइज फिग है, बनाना आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है,
जामुन आइसक्रीम है, दैट इज़ हम उसको मतलब मिल्क यूज़ ही नहीं करते, वो सारा वाटर बेस से बनता है। ये सब कहाँ से सीखा आपने? मेरे बॉस एक्चुअली में इटालियन थे, तो उनके साथ मैंने कुछ महीने मतलब कुछ साल काम किया। उसके बाद मैंने अपना खुद से इनोवेशन किया, मैंने मॉडिफाई किया, इंडियन तरीके से चीज़ें किया, कुछ मैंने अपनी खुद सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किए, मैंने अपनी रेसिपी बनाई। यहाँ पर उन्होंने दिखाया कि 15 तरह के फ्लेवर यहाँ पर करीब करीब आइसक्रीम के हैं और 15 ही तरह के फ्लेवर जो हैं यहाँ पर आपको शेक में भी मिलेंगे। यहाँ पर इसका टेस्ट करके एक बार देखेंगे। ये ग्रीन टी आइसक्रीम का ही शेक है। इस शेक के साथ इन्होंने यहाँ पर जो ये पाइप लगा हुआ है, ये पाइप भी रागी का है। आप इसको पिएंगे, ये बिल्कुल एकदम नेचुरल है। आप शेक पीजिए और बाद में ये जो पाइप है ये पॉल्यूशन भी नहीं करेगा और इसे आप खा जाइए, जो पूरी तरह से पोषण युक्त है। इसे समझने के लिए, इसे जानने के लिए जो खास तौर पर किसान हैं, वो किसान स्मार्ट किसान बने। जो किसान है, जवान है, नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, सबके बीच में अगर एक प्रोडक्शन से लेकर के उसके एग्जीक्यूशन तक, उसके प्रोसेस तक अगर हम एक कड़ी बनाने में कामयाब होते हैं तो जाहिर तौर पर ये बहुत मजबूत कड़ी होगी। मेरा मानना है सर कि डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज़ होती है, अगर हम उसी में जो हमारी एंशिएंट टाइम की जो चीज़ें हैं, जैसे मिलेट्स आइसक्रीम हो गई, जैसे मिलेट्स की चीज़ें हो गई, बाजरा, रागी, ज्वार, उसे हम यूज़ करें तो जो आज के जनरेशन के लोग हैं वो पुरानी न्यूट्रिशन की वैल्यू भी ले पाएंगे, मतलब टेस्ट भी ले पाएंगे और साथ में उसका बेनिफिट भी होगा। ये किस नाम से आपने किया है वो भी एक बार बताइए। सर हमारे स्टार्टअप का नाम है क्रीमी मज़ा, तो हमने उस नाम से किया है। आप हमसे ऑर्डर ऑनलाइन ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम हमने स्टोर नहीं खोला, बट हम क्लाउड पे हैं। तो आप हमसे अगर ऑर्डर लेना चाहें, घर पे डिलीवरी लेना चाहें, कोई फंक्शन है करना चाहें, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शुरुआत है और ये शुरुआत जा कर के कहीं ना कहीं खेत से, किसानों से, सब जगह जुड़ती है। जब आप बाजरा खरीदते हैं, रागी खरीदते हैं, ज्वार खरीदते हैं और जब आप ये आपका बड़े लेवल पर ये सब जाएगा तो जाहिर तौर पर जो देश में मिलेट्स है उस मिलेट्स की खरीद होगी तो उत्पादन बढ़ेगा और उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। जी सर, आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि मोटी अनाज की खपत अगर हम भारत में करते हैं तो किसानों की भी मदद होती है। जैसे कि आप हमारे आइसक्रीम में देख सकते हैं, हमने मिट्टी का कुल्हड़ भी यूज़ किया है। तो हम अपने आइसक्रीम के साथ मिट्टी की कुल्हड़ कर रहे हैं, तो हम उन्हें भी बूस्ट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी भी। हम अगर मिलेट आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं तो फार्मर्स की भी कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही है, प्लस दूध की भी उत्पादन हम यूज़ कर रहे हैं, तो दूध की भी खपत हो रही है। तो हमारा यही है कि हम जितने लोगों को हेल्प ले सकें और उनको हेल्प दे सकें, ये हमारा मकसद है। ये नए भारत की कहानी है और ये केवल एक कहानी नहीं है, ऐसी कहानियाँ नित्य रोज जन्म ले रही हैं। अगर ऐसी कोई कहानी आपके इलाके में या आपने भी बनाई है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके यहाँ तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहाँ की स्मार्ट खेती।